जब 6 साल पहले आंटी रुबीना मुझे अपने साथ यहाँ ले आई थीं और तब से आज तक उन्होंने हर खुशी गम में मेरे साथ बराबर की शिरकत की। और आज जब उन पर मेरी शादी की जिम्मेदारी आन पड़ी तो वो आज भी पीछे ना हट सकीं और मेरे लिए अपने इस आखिरी फ़र्ज़ को निभाने के लिए तैयार बैठी हैं। आंटी रुबीना ने मेरी और रूहान की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। वक़्त कम था और काम ज़्यादा थे। मुझे एक तरफ खुशी थी कि रूहान के घर वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था और फिर रूहान तो मुझे पहले से पसंद करता था जब से वो आंटी रुबीना के घर आता था और मुझसे उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। और फिर आंटी रुबीना को भी रूहान बहुत ही पसंद था और रूहान आंटी की जान पहचान का बहुत दूर के किसी रिश्तेदार का लड़का था और वो किसी काम के सिलसिले में आंटी रुबीना के घर एक रोज़ आया। उस वक़्त मैं भी आंटी रुबीना के घर नई नई ही आई थी। जब आंटी रुबीना ने रूहान के पूछने पर मेरा तारुफ करवाया कि मैं इनकी भतीजी हूँ और हैदराबाद से यहाँ मरी गाँव उनके पास आ गई हूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन आंटी रुबीना के भाई और भाभी की एक हादसे में मौत हुई और मैं अकेली तन्हा हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ अपने साथ ले आई थीं। रूहान ने जब से मुझे देखा था शायद मैं उसे पहली नज़र में ही अच्छी लगने लगी थी और उस दिन से रूहान ने आंटी रुबीना के घर बहाने बहाने से आना शुरू कर दिया था और फिर हमारी जान पहचान काफ़ी अच्छी होने लगी और हमारी दोस्ती कब एक दूसरे की पसंद बन गई पता ही ना चला। और फिर मौका देखते ही आंटी रुबीना से रूहान ने अपने रिश्ते के लिए बातचीत की और फिर रूहान ने अपने घर वालों को मेरे पास भेजा और उन्होंने भी जब से मुझे पहली नज़र देखा था तो मुझे फ़ौरन ही पसंद कर लिया था और इस रिश्ते को आंटी रुबीना और रूहान के घर वालों ने पक्का कर दिया था और शादी के लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त लिया और तय ये हुआ था कि मेरी और रूहान की शादी की सारी ही तकरीबात यहाँ मरी गांव से नहीं बल्कि रूहान के शहर से होनी थी। एक तरफ तो रूहान से शादी की मुझे बेहद खुशी थी मगर दूसरी तरफ मेरे दिल में एक डर बैठा हुआ था, क्योंकि वो ज़ख्म मेरे दिल में आज भी ताज़ा थे कि मेरे बेशरम बाप ने जो कुछ मेरे साथ किया था वो सारा मंजर अब भी मेरी आंखों के सामने था। बस डर था कि रूहान को अगर उन सब के बारे में पता चला तो क्या होगा, अगर उसने मुझे छोड़ दिया या अगर हमारी शादी पर कोई असर पड़ा तो क्या होगा। मैंने आंटी रुबीना से इस बारे में बात की तो वो मुझ पर नाराज़ होने लगी थी कि तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए और मेरी लाज रख लो। और सख्ती से मुझे मना कर दिया था कि मैं अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करूँगी और ना ही इसे कभी अपनी हकीकत बताऊँगी। और फिर वो समझाते समझाते रो पड़ी थी और उनकी आंखों में आंसू देखते ही मैं खामोश हो गई थी कि वाकया उन्होंने मुझे ये खुशियों के दिन दिखाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थीं और फिर कुछ वक़्त के लिए मैंने इस वक़्त को बुला ही दिया था और शादी की तैयारियों में आंटी के साथ मैं बहुत ही मसरूफ़ हो गई थी। और फिर खुशी के दिन शुरू हो गए थे। आंटी और मैंने शादी की तैयारियां करके आंटी के साथ रवाना हो गई थी और फिर मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी। मेरी ज़िंदगी का वो सिरा शुरू होने जा रहा था कि सब कुछ बदल कर ही रह गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या गज़ब होने जा रहा था और मुझ पर जल्द ही क्या क़यामत टूट पड़ने वाली थी। शादी की तकरीबात शुरू होने ही वाली थी कि हम लोग आंटी और मैं रूहान के शहर आ पहुँचे थे और इधर मेरे इस्तकबाल के लिए रूहान के घर वालों ने खूब ज़ोर शोर से तैयारियां कर रखी थीं और मेरे आने के बाद रूहान के साथ साथ उसके सब ही घर वाले बहुत ही खुश थे और जल्द ही मुझे अपनी बहू और रूहान की बीवी के रूप में देखना चाहते थे। और फिर वो सब हुआ मैंने सोचा भी ना था कि मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी। रूहान और मेरी मुलाकात होने को थी। वो मुझे अपने साथ शादी की तकरीबात के लिए ड्रेस वगैरह की शॉपिंग के लिए साथ ही मार्केट ले जाना चाहता था और फिर मौका देखते ही मैंने घबराते हुए कहा, मुझे तुमसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। मैं तुम्हें शादी से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं उसे कुछ बता पाती उसी वक़्त सामने से आती हुई मुझे आंटी रुबीना नज़र आ गई थी और मैं चुप खामोश घबराते हुए बात बदलकर रूहान को दूसरी बातों में लगाने लगी थी और सामने ही आंटी रुबीना मुझे घूरती हुई देखने लगी और बोली कि रूहान अगर इजाज़त दो तो मैं कुछ देर के लिए फजर को अपने साथ ले जाऊं। बस कुछ चीज़ें खरीद कर मैं वैसे वापस छोड़ दूंगी, फिर तुम लोग साथ ही शॉपिंग वगैरह करके घर वापस चले आना। रूहान ने हाँ में सर हिला दिया था और आंटी मेरा हाथ पकड़ते ही मुझे वहाँ से बहाने से ले गई थी और साथ ही बाहर ले जाकर आंटी ने मुझ पर बेहद गुस्सा करना शुरू कर दिया था कि तुम्हें समझाया था ना मगर तुम बाज नहीं आई
और आज रूहान को तुम सब कुछ बताने चली थी। अगर शादी के बाद तुम्हारी हकीकत की वजह से रूहान ने तुम्हें छोड़ दिया या फिर तुमसे पहले ही उसके घर वालों ने इस राज खुलने के बाद ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो तुम नहीं जानती क्या होगा। तुम इसी तरह कुंवारी बैठी रहोगी। ये ज़माना तुम्हें जीने नहीं देगा। और फिर अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? कौन तुम्हारा साथ देगा? मेरी बच्ची तू अकेली रह जाएगी। तेरा जीना मुहाल हो जाएगा। और ये जालिम ज़माना बहुत ही बेरहम है। जब भी कभी किसी लड़की के दामन पर बदनामी का दाग लगा है, इस ज़माने ने किसी को जीने नहीं दिया। और तुम तो जानती ही हो तुम्हारा वो गहरा राज कितना ही शर्मनाक है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ 14 साल की उम्र में वो सब किया था कि सोचकर भी रूह कांप उठती है। और तुम्हारी ये हकीकत अगर खुलकर सामने आ गई तो ना सिर्फ रूहान, उसके घर, बल्कि कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मेरी बच्ची फजर बिल्कुल पाक दामन है। आंटी रोते हुए मुझे खुद से लिपटा कर प्यार और शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरती हुई मुझे समझाने लगी थी। और फिर सोचकर वाकया मेरी आंखों में भी आंसू आने लगे थे कि आंटी रुबीना आखिर कह तो बिल्कुल ठीक रही थी। अगर वाकया ऐसा हुआ तो आज तो आंटी मेरे साथ थी, तो ज़माने से जीत के लड़ झगड़ कर वो मेरा साथ देती रहेंगी। मगर कभी वो मेरे साथ ना हुई तो मैं अकेले तन तनहा कैसे इस दुनिया वालों के मुंह बंद करती फिरूंगी। और कभी रूहान मेरे साथ हो भी या नहीं, क्योंकि मर्द के दिल में भी शक आते हुए देर नहीं लगती। और अगर एक बार मर्द के दिल में शक आ जाए तो वह औरत का साथ बिल्कुल छोड़ देता है और उसे पलट कर भी नहीं देखता। फिर कैसे भला मैं रूहान को अपना और अपने बाप का सच बता सकती थी। अच्छा हुआ जो आंटी सही वक्त पर आ गई थी और मुझे रूहान को वो सब बताने से रोक चुकी थी। इतनी देर में वहाँ रूहान चला आया था। मैं तो दंग ही रह गई थी कि कहीं उसने मेरी और आंटी की बातें सुन तो नहीं ली थी। मगर रूहान ने जो ही कहा कि क्या बात है, आप दोनों यहाँ इस वक्त इस तरह एक दूसरे से गले मिलकर रो रही हैं, सब ठीक तो है? कोई ऐसी बुरी खबर तो नहीं? उसके चेहरे पर यह हैरानगी के तासुरात देखकर मैं समझ गई थी कि रूहान अभी बिल्कुल अनजान है। उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी थी। मगर ज्यों ही आंटी ने हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं, यह फजर बिना हर वक्त कहीं भी कैसे भी शुरू हो जाती है और शादी को लेकर बहुत ही अफसुर्दा हो जाती है कि मुझसे दूर होकर वो कैसे रह सकेगी। और ऐसे ही बातों बातों में यह हसास दिल की लड़की रो पड़ी और मैं भी फिर अपने जज्बात पर काबू नहीं कर सकी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। हम सब बातें करते हुए वहीं खाना वगैरह दोपहर का लंच बाहर ही करके सब कुछ खरीद कर वापस घर आ गए थे। और आंटी ने उस रोज़ मुझसे एक वादा लिया था कि मैं वो सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूं। और जो कुछ मेरे साथ 14 वर्ष की उम्र में हुआ था वो सब मैं भूल जाऊंगी और कभी उस बात का जिक्र रूहान या रूहान के घर वालों से हरगिज़ नहीं करूंगी। और ठीक इसी तरह मैंने भी रूहान के सामने हमेशा के लिए चुप लगा ली थी और दिल पर पत्थर रखकर मैंने भी शादी करके एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का सोच लिया था। शादी की तमाम तर तैयारियां ख़त्म हो चुकी थीं और तकरीबात शुरू हो गई थीं। माइयों की रस्म भी खूब धूमधाम से शादी हाल में ही रखी गई थी और रूहान के घर वालों ने पहले मेरी रस्म की और फिर मेरी तरफ से उन्हीं सब लोगों ने रूहान की रस्म की, क्योंकि मेरी तरफ से तो सिर्फ आंटी और उनके ही कुछ रिश्तेदार थे बस, और कोई नहीं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, शादी का वक़्त ऐसा होता है कि हर लड़की को अपने माँ-बाप की बहुत याद सताती है और ठीक इसी तरह मुझे भी माँ और बाप दोनों की याद आने लगी थी कि काश मेरी अम्मी मेरे साथ होती और मेरे बाप ने वो सब ना किया होता और आज वो भी मेरे सर पर बाप की हैसियत से हाथ रखकर दुआओं के साथ मुझे रुखसत तो करते। मगर बस मैं वो बदनसीब लड़की थी जिसके बाप ने अपनी ही बेटी को खूब नाच गाना और गाना बजाने का माहौल चारों तरफ था और मेरी नम आंखों को, मेरे मायूस चेहरे को देखते ही रूहान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के हर मुश्किल वक़्त में तुम्हारा साथ इसी तरह देता रहूँगा और तुम मुझे हमेशा अपने साथ ऐसा ही खड़ा पाओगी। मुझे रूहान की सारी बातें सुनकर बहुत ही खुशी और इत्मीनान महसूस होने लगा था और मेरा दिल अब बिल्कुल तसल्ली बख्श था। इधर घर में सभी लोगों के बीच एक हलचल मची हुई थी कि रूहान के पापा अब तक नहीं लौटे थे, क्योंकि वो मुल्क से बाहर ही लंदन में रहा करते थे और यहाँ बहुत ही कम आया करते थे। सब लोग बेसब्री से उनके आने की राह देख रहे थे, मगर कुछ वजूहात की वजह से उनकी फ़्लाइट 2 दिन लेट हो गई थी। उनको यहाँ मायूं की रस्म से पहले ही आना था, मगर वो अब तक नहीं पहुँचे थे
और फिर मैंने और आंटी रूबीना ने भी उन्हें आज तक नहीं देखा था। सिर्फ महमूद साहब के नाम से ही सब लोग जानते थे। हम लोग भी नहीं जानते थे कि उनके यहाँ आते ही हम सब पर क्या अज़ाब टूट पड़ेगा। और अगले ही दिन मेहंदी की रस्म थी और रूहान और मेरा निकाह भी मेहंदी की रस्म के साथ ही पढ़ा दिया गया था। रूहान को बहुत ही अफसोस था कि उसके पापा अब तक नहीं पहुँचे थे। वो इसलिए मेहंदी की पूरी तकरीब में अफसुर्दा मायूस दिल के साथ शिरकत करने लगा था। मगर यूं ही खबर पहुंची कि बारात के दिन से पहले ही उसके पापा आ पहुंचेंगे, सब लोग बहुत ही खुश हो गए थे। जब घर वालों तक ये खबर पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अब मैं रूहान की बीवी बन चुकी थी और उसके निकाह में आ गई थी, और अब मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी की बहुत ही फिक्र थी। अब मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं बिल्कुल ही बेखबर थी और अनजान थी। आंटी रूबीना ने मुझसे गले मिलकर मुबारकबाद दी और मेरे गले लगकर आंखों में आंसू लिए। आज मेरी साखी फर्ज से भी वो सुबकदोश हो गई थी। और फिर मुझे फिर से वो लम्हात याद आ गए थे जब आंटी रूबीना ही मेरी अपनी बनकर मेरी ज़िंदगी में चली आई थी और मुझे उन मुश्किलात परेशानी से निजात दिलाकर अपने साथ बहुत दूर ले आई थी। अगले रोज़ शादी की गहमा गहमी में आंटी और मेरी दोनों की ही मुलाकात रूहान के बाबा से नहीं हो सकी थी और वो घर पहुंच चुके थे। अगले रोज़ जब रूहान सेहरा बांधकर मेरी बारात लिए खूब धूमधाम से चला आया था और पूरी बारात भी नाचते गाते शादी हाल तक पहुंच चुकी थी, मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी अपने दुल्हा रूहान का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और कुछ ही देर बाद बारात पहुंच गई थी और यूं ही मेरी नज़र रूहान के साथ आते ही उस आदमी पर पड़ी तो मैं चौंकती हुई स्टेज से उठ खड़ी हुई थी। और रूहान ने जब कहा कि ये मेरे पापा हैं और पापा ये मेरी दुल्हन फजर है, मैं तो फौरन ही डरने और घबराने लगी और वो भी मुझे देखते ही हैरतज़दा हो गए थे और उनका चेहरा बिल्कुल जद पड़ गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो वही आदमी है। सब लोग मुझे बेहद हैरानगी से घूर रहे थे और जब आंटी रूबीना ने आकर मुझे संभालने की कोशिश की तो मैं तो उस वक्त अपने आप में नहीं थी। वो भी मुझे इस हाल में देखकर घबराने लगी थी कि इसे अचानक क्या हो गया। मेरी बच्ची अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं उस वक्त डरते घबराते हुए वहीं चकरा कर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ रूहान के पापा ने एक हंगामा मचा रखा था। वो गुस्से के इंतहाई तेज थे कि भला ये कोई पागल लड़की है और उसने आज मेरे साथ ये किया, कल ना जाने घर में आते ही क्या क्या करेगी। वो लोग बारात वापस ले जाने लगे थे और फिर आंटी रूबीना ने रूहान को इशारा किया और रूहान आंटी के साथ मुझे फ़ौरन ही अस्पताल ले गया था और पता चला कि किसी शदीद स्ट्रेस की वजह से ज़हनी दबाव से मेरा नर्वस सिस्टम डाउन हो गया है और मैं शायद कोमा में जा सकती थी अगर 24 घंटों में मुझे होश ना आया तो। आंटी और रूहान दोनों ही मेरे लिए बहुत फिक्रमंद होने लगे थे और दूसरी तरफ रूहान के पापा ने तो इस शादी को ख़त्म करने की पूरी सोच बना ली थी। मगर इस वक्त रूहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर आंटी रूबीना के साथ अस्पताल में मौजूद था और फिर उसने आंटी से पूछा कि क्या बात है। आंटी, कब से मैंने ये बात नोट की है, जब से शादी का सिलसिला शुरू हुआ है तब से आप और फजर दोनों ही किसी परेशानी में मुब्तला नजर आई हैं। और सच कहूँ तो मैं अब वाकया इस राज के बारे में जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज फजर का ये हाल हुआ है, क्योंकि मैंने उस दिन शॉपिंग के दौरान आपकी और फजर की सारी बातें सुन ली थीं, मगर मैंने आज तक कभी इस बात को जानने की कोशिश ना की। मगर अब जब फजर ने मेरे पापा के साथ वो बर्ताव किया तो मैं अभी हैरत ज़दा हो गया कि भला पापा का क्या ताल्लुक इन मामलात से, जबकि उन्होंने आज पहली बार फजर को देखा और आज ही फजर का ये रवैया और फजर का वो राज जो उसे इस हालत तक ले आया, भला क्या है, ये सब कुछ क्या है। सारी सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। मैं अब फजर का शौहर हूँ और उसकी सच्चाई और माजी के बारे में जानने का पूरा हकदार हूँ। मुझे जानने का पूरा हक है और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि फजर आपकी सगी भतीजी नहीं है, मगर मैंने सिर्फ उसकी मोहब्बत पाने के लिए ये बात अपने घर वालों से छुपा कर रखी और कुछ ना कहा। मगर अब मैं सब जानना चाहता हूँ। आंटी रूबीना ने जब ये सब रूहान के मुंह से सुना तो वो दंग रह गई थी और उनके लिए अब इस राज को, इस माजी को बताना रूहान को बहुत ही ज़रूरी हो गया था। आंटी रूबीना ने रोते हुए रूहान को बताया कि जिस वक्त फजर सिर्फ 5 साल की थी तो उसके बाप ने उसकी माँ के मरने के बाद उसकी परवरिश और उसकी जिम्मेदारी किसी को ना दी और खुद उसकी परवरिश करने लगा और जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर 7 साल के होने तक उसे कुछ ना कहा। बस दुख इस बात का था कि उसे पढ़ाया लिखाया नहीं।
उस वक़्त फजर को लगता था कि गुर्बत की वजह से इसलिए बाप ने उसे स्कूल में दाखिल ना करवाया और उसे घर में ही बिठाकर बस 2 वक़्त की रोटी खिलाई। मगर यूँ ही फजर 8 साल की हुई तो मोहल्ले की बाकी बच्चियों की तरह उसका दिल भी ख्वाहिशात करने लगा। वो जब भी अपना दिल कभी मोहल्ले के किसी घर में जाकर बहलाती थी तो कभी किसी घर में जाकर बहलाती थी। तभी उसका दिल नई-नई चीज़ों की ख्वाहिश करने लगा और वो घर आकर अपने बाप से भी नए कपड़ों की ज़िद करती थी, कभी नए जूतों की तो कभी अच्छा-अच्छा खाने की। मगर उसका ज़ालिम बाप इस पर बेहद गुस्सा करने लग जाता था और उसे मार-पीट कर खामोश करा देता था और ये बेचारी दुखों की मारी अपना दिल मार लेती थी और लोगों के दिए हुए कपड़ों और जूतों से गुजारा करती रही। और ऐसे ही वक़्त गुज़रता रहा और इस नन्ही सी जान पर इस खेलने, कूदने और पढ़ने-लिखने की उम्र में बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आन पड़ी थीं। ये बाज़ार जाकर वहाँ से सब्ज़ी तरकारी खरीद कर लाती थी और फिर खाना बनाती, घर की साफ़-सुथराई करती और जब उसका बाप मेहनत मज़दूरी करके थका-हारा घर आता तो ये अपने हाथ से बना खाना उसके आगे रख देती थी और ये ज़ालिम बाप इस पर बिल्कुल रहम न खाता था और ऐसे ही खाने-पीने में हज़ारों नुक्स निकालता था और बचा-खुचा खाना फेंक कर मारता था और इसे जली-कुटी बातें सुनाता और कहता हराम का पैसा नहीं है जो तू बर्बाद कर देती है। ये कोई खाना बनाती है? कुछ नहीं आता तुझे, तू भी अपनी माँ पर गई है। और इसे बहुत मारता-पीटता था और ये बेचारी चुप खामोश रो-रो कर अंदर ही अंदर घुटती रहती थी और ऐसे ही दुखों और गमों में ज़िंदगी गुज़ारती रही और अपने बाप के ज़ुल्म बर्दाश्त करती रही। और इसका ज़ालिम बाप इसे तो मारता-पीटता ही था, साथ में इसको अपनी मरी हुई माँ पर ताने-तंज कसता रहता था। और ये अपने आंसू को ऐसे ही पीती रही और दिन भर काम-काज से थकी-हारी ये नन्ही जान ऐसे ही बची-खुची, रूखी-सूखी खाकर सो जाती थी और इस बेचारी की ज़िंदगी यूँ ही गुज़र रही थी। और फिर इसकी उम्र 10 साल हुई, तो इसके बाप को रात-रात भर देर तक नशे में धुत वापस आने की आदत हो गई थी। जो कुछ ये पहले थोड़ा बहुत मेहनत मज़दूरी करके कमा लाता था, अब तो उसने ये भी छोड़ दिया था और भी कमा कर ले भी आता तो कभी कुछ न लाता। घर में अब फाकों की नौबत भी आ गई थी और ये ज़ालिम नशे की लत में घर का सारा सामान आहिस्ता-आहिस्ता बेच कर आता रहा और नशे में पैसा उड़ाता रहा और ये बेचारी किस्मत की मारी बेहद परेशान रहने लगी। और अब तो इसने अपनी बच्ची को मारना-पीटना शुरू कर दिया था और इससे नशे के लिए पैसे माँगता और जब नशा नहीं मिलता तो उसकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती रही और ऐसे ही सब चलता रहा। जब ये इस हालत तक आ पहुँचा कि नशा ना मिलने पर ये सर दीवारों पर मार-मार कर खुद को ज़ख्मी करता रहा और अपने आप को नोचता, काटता और रात इसी तरह रोते-पीटते ये अपने बाप को इस बदतर हालत में देखकर रोती रहती और डरती सहती रहती कि उसके बाप को कुछ हो गया तो ये बेचारी कहाँ जाती और क्या करती। वो जो भी था जैसा भी आखिर उसका बाप जो था। और फिर एक रोज़ उसने सोच लिया था कि मोहल्ले के घरों में जा जाकर ये इनके घरों में काम-काज करके पैसे कमा कर ले आएगी। और फजर ने बारी-बारी 8 साल की उम्र में ही घरों में नौकरों की जगह काम करना शुरू कर दिया था। कभी उसे पैसे मिलते तो कभी कोई तरस खाकर उसे ज़्यादा पैसे दे देता था और ये घर लाती और घर का गुज़र-बसर चलाती रही। और फिर इसने थोड़े बहुत पैसे मजबूर होकर अपने बाप को देने शुरू कर दिए थे और वो फिर से नशा करने लगा और उसकी हालत अब पहले से बेहतर होने लगी थी क्योंकि नशे की वजह से उसका जिस्म वही सब का आदी हो गया था। और फिर दूसरी तरफ ये सब चलता रहा और अब इसका बाप घर में बगैर मर्दों को लाने लगा था और जुआ खेलने लगा। और ये फजर अब 14 साल की हो चुकी थी। जब काम-काज करके ये घर वापस लौट कर आती तो दंग रह जाती थी। उसकी नज़रें अपने बाप को इन गैर मर्दों के साथ जब घर में ही जुआ खेलते देखतीं तो परेशान हो जाती थीं और वो लोग इंतहाई ख़राब नज़रों से इस बच्ची को घूरते रहते थे। जब तक ये लोग इसके बाप के पास डरते बैठे रहते, फजर अपना कमरा अंदर से बंद करके डरती सहमती बैठी रहती थी और इन लोगों के जाने के बाद ही उसे सुकून की सांस मिलती थी और ये बेखौफ होकर थकी हारी सो जाती थी। मगर उसे खबर नहीं थी कि उसके साथ आगे किस्मत क्या खेल खेलने जा रही थी। बचपन से ये बच्ची इतनी आजमाइश से गुजरती आई थी और अब ये नई परेशानी उसके गले पड़ने वाली थी। जब से उसके बाप को ये नया शौक उठा था गैर मर्दों को घर लाकर रात भर बैठकर जुआ खेलने की आदत पड़ी थी, इस बच्ची का जीना ही मुहाल हो गया था। ये इन मर्दों की वजह से अपने ही घर में खुद को बिल्कुल महफूज नहीं समझती थी और वही हुआ जिसका इस बच्ची फजर को डर था। एक दिन वही उसका खौफनाक ख्वाब सच हो गया और इसने सोचा भी ना था कि उसके साथ क्या होने वाला था। एक रात ये थकी हारी आई तो खुद को कमरे में अच्छी तरह बंद करके सो चुकी थी।
مگر اس رات وہ سب ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس رات دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور یہ خوف سے کانپ اٹھی اور ڈر کر ایک طرف بیٹھی گھبراتی رہی، اور پھر زور زور سے دروازہ بجتا گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا، اور یہ بیچاری خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور وہ لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ باری ڈرنے سمجھنے لگی اور خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور یہ لوگ زور زور سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ پہنچے تھے اور یہ خود کو بچاتی رہی، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے اسے وہاں سے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کھینچا اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، مگر اس وقت اس بیچاری کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر اسے اپنی طرف گھسیٹ کر ان لوگوں نے سب سے پہلے اس کے شور شرابہ کرنے پر اسے بے ہوش کر دیا تھا اور یہ وہیں گر کر زمین پر پڑ گئی تھی، اور پھر اسے ان لوگوں نے اٹھا کر وہاں سے فوراً ہی چھپ چھپا کر اسے بوری میں بند کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، اور یہ بیچاری بالکل بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے وہاں خود کو ایک بند کمرے میں اکیلا پایا، اور وہ جگہ بالکل ہی انجان اور بہت ہی عجیب سی تھی۔ جب اس نے آس پاس نظریں گھمائیں تو یہ چونک پڑی تھی، اس جیسی نہ جانے کتنی اور بچیاں جن کی عمر تقریباً 14 سے 18 برس تھی، وہ بھی اس کمرے میں بے ہوش پڑی تھیں۔ اس نے سب لڑکیوں کو آوازیں لگائیں مگر کسی کو اس وقت ہوش نہ تھا، اور یہ خاموش بیٹھی سوچتی رہی کہ اسے یہاں سے کیسے نکلنا ہوگا، مگر ساتھ میں یہ ان تمام لڑکیوں کو بھی بچانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے خود جیسے تیسے وہاں سے رسیوں سے کھولنے کی کوشش کی تو وہاں وہی لوگ آ پہنچے تھے اور اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے تھے، اور جب اسے وہاں سے باہر لے جایا گیا اور اس نے وہاں کھڑے سامنے ہی کھڑے ان دو آدمیوں کو دیکھا جو اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، تب اس کو صدمے سے ایک جھٹکا لگا۔ یہ چونک پڑی ان دو آدمیوں کو دیکھتے ہی، اس کی تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اور جب ان کی بات چیت سنی تو یہ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ پھر اسے ان تمام لڑکیوں کے ساتھ گھسیٹ کر وہاں گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اور اس کے دماغ میں اس وقت صرف وہی دو آدمیوں کے چہرے بس گئے تھے جو اسے ان تمام لڑکیوں کے ساتھ ملک سے باہر غیر ممالک میں غیر قانونی کاموں کے لیے بیچ رہے تھے، مگر اس نے اس وقت چالاکی دکھائی اور ایئرپورٹ پر موجود بیٹھی ایک عورت پر جب اس کی نظریں پڑیں تو اس نے اسے اشاروں سے موقع دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ ان لڑکیوں کو زبردستی کر کے یہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ پھر اس عورت نے چھپ کر پولیس کو خبر کر دی تھی، اور صحیح وقت پر پولیس نے آ کر وہاں ریڈ ماری اور تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور سب لڑکیاں آزاد ہو گئیں، اور ان دو آدمیوں میں سے جو ایک تھا وہ تمہارا باپ ہے۔ یہ سن کر روحان سکتے میں آ گیا، مگر اس نے فجر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے باپ سے قطع طلق کر لیا اور ہنسی خوشی فجر کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔